इंस्ट्रक्शन और सस्पेंशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, निलंबन, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश। डिस्क्लेमर, यह एजुकेशनल वीडियो केवल ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे सरकार की गाइडलाइन के रूप में मान्य ना किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में सरकार की गाइडलाइन, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। सस्पेंशन से हम क्या समझते हैं? एक शासकीय कर्मचारी को अस्थायी रूप से तब तक कर्तव्यों से विमुख करना जब तक उसके आचरण से संबंधित जांच लंबित हो। इस दौरान वेतन भी कम प्राप्त होता है व अधिकारों, विशेषाधिकारों में कुछ कमी कर दी जाती है। निलंबन का प्रावधान सीसीए रूल 1965 के रूल 10 में निहित है। फंडामेंटल रूल 1922 के रूल 53, 54 और 55 में सस्पेंशन के विभिन्न प्रावधानों को निहित किया गया है। जब भी कोई शासकीय सेवा को निलंबित किया जाता है तो वह शासकीय सेवा तो नहीं करता, परंतु बिना काम किए भी उसको भुगतान प्राप्त होता है। अतः किसी शासकीय सेवक को निलंबित करने का निर्णय सावधानी पूर्वक विचार कर लिया जाना चाहिए। किसी शासकीय सेवक को निलंबित किया जाता है जहां उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो या उस बाबत विचार किया जा रहा हो, जहां सक्षम प्राधिकारी की राय में उसने राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध पूर्वाग्रही गतिविधियों में खुद को शामिल कर लिया हो, जहां किसी भी दांडिक अपराध में उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया हो, जहां शासकीय सेवा की कार्यालय में उपस्थिति उसके विरुद्ध चल रही किसी जांच या परीक्षण को प्रभावित कर सकती हो, जहां शासकीय सेवा के पद पर निरंतरता से उस कार्यालय में अनुशासन भंग होने की गंभीर समस्या हो सकती हो, जहां शासकीय सेवक का पद पर बने रहना व्यापक जनहित में ना हो, जहां गैर कानूनी गतिविधियों जैसे घोटालों, विशेष रूप से भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों से सख्ती से निपटने के लिए सरकार की नीति का प्रदर्शन करना आवश्यक हो, जहां गंभीर आरोप लगाए गए हों और प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि विभागीय कार्यवाही से उसे बर्खास्तगी, पदच्युत या अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दंड दिए जाने की संभावना हो, जहां नैतिक संकीर्णता का आचरण शामिल हो, जहां भ्रष्टाचार, गबन या सरकारी धन का दुरुपयोग, अनुपातहीन संपत्ति प्राप्त करना, व्यक्तिगत लाभ के लिए आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग शामिल हो, जहां गंभीर लापरवाही और कर्तव्य परायणता के परिणाम स्वरूप सरकार को काफी नुकसान हुआ हो, जहां कर्तव्य परायणता में कमी रही हो, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के लिखित आदेशों को पूरा करने में विफलता रही हो या जानबूझकर पालन ना किया गया हो। रीजंस टू बी रिटन ऑन सस्पेंशन ऑर्डर, निलंबन आदेश में यदि निलंबन के कारणों को इंगित नहीं किया गया है तो इन 3 माह की सीमा में इस बाबत निलंबित शासकीय सेवक को सूचित किया जाएगा। निलंबन आदेश में यह भी इंगित करना चाहिए कि औपचारिक शासकीय सेवक द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 के किस नियम का उल्लंघन किया गया है। डीम्ड सस्पेंशन शासकीय सेवक की हिरासत की तारीख से प्रभावी होगा, चाहे वह आपराधिक आरोप पर या अन्यथा 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में लिया गया हो। अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने की स्थिति में न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने की दिनांक से अगर उसे 48 घंटे से अधिक कारावास की सजा सुनाई गई हो और इस तरह के दोष के लिए सेवानिवृत्त या पदच्युत या निष्कासित नहीं किया जाना हो। 48 घंटे की अवधि की सजा की गणना के लिए कारावास में जाने के दिनांक से की जाएगी और इस उद्देश्य के लिए कारावास की आंतरिक अवधि यदि कोई हो को भी गणना में शामिल किया जाएगा। जहां शासकीय सेवा की बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड निलंबन के दौरान अपील या समीक्षा में स्थगित कर दिया गया हो और प्रकरण में जांच की जाना हो, तो भी निलंबन को बर्खास्तगी, पदच्युत या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से ही मान्य किया जाएगा और यह आगामी आदेश तक लागू रहेगा।
जहां शासकीय सेवा की बदखाजगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड माननीय न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया हो और अनुशासनिक प्राधिकारी को लगता हो कि प्रकरण में और जांच की जाना हो, तो भी निलंबन को बर्खास्तगी, पदच्युत या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से ही मान्य किया जाएगा और यह आगामी आदेश तक लागू रहेगा, बशर्ते कि इस तरह की किसी भी जांच का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक यह स्पष्ट ना हो कि माननीय न्यायालय ने प्रकरण के मूल में जाए बगैर केवल तकनीकी आधार पर आदेश पारित किया है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर सस्पेंशन, नियुक्ति प्राधिकारी या वह प्राधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति प्राधिकारी हो या वह प्राधिकारी जिसे राष्ट्रपति द्वारा विशेष शक्ति प्रदान की गई हो, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी शासकीय सेवक को निलंबित कर सकता है। निलंबन का आदेश किसी भी समय संशोधित या निरस्त किया जा सकता है उस प्राधिकारी द्वारा जिसने निलंबन आदेश जारी किया हो या उस उच्च प्राधिकारी द्वारा जिसके अधीन निलंबन आदेश निकालने वाला प्राधिकारी हो। समीक्षा समिति की अनुशंसा पर निलंबन की प्रभावी तिथि से 90 दिनों की समाप्ति से पहले निलंबन को निरस्त या संशोधित किया जा सकता है। पुनः समीक्षा विस्तारित अवधि की समाप्ति से पहले की जाएगी। निलंबन का एक विस्तार एक बार में 180 दिनों से अधिक के लिए नहीं होगा। निलंबन आदेश जारी होने के दिनांक से 90 दिनों तक के लिए ही मान्य होगा, जब तक इसे समीक्षा के बाद बढ़ाया नहीं जाता। यदि किसी शासकीय सेवक को निलंबित किया गया समझा गया है तो इस तरह के प्रकरण की समीक्षा नहीं की जाएगी। इसके अलावा निलंबित समझा गया मामले में 90 दिनों की अवधि की गणना हिरासत में रिहाई की दिनांक या उस दिनांक से गिनी जाएगी जिस दिनांक को हिरासत से उसकी रिहाई हुई हो या उस दिनांक को जब उसके नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित किया गया हो, जो भी बाद में हो। सब्सिस्टेंस अलाउंस, जीवन निर्वाह क्या है? जीवन निर्वाह का अर्थ है जीवन का समर्थन करने का साधन, विशेष रूप से न्यूनतम आजीविका। इस तरह के जीवन निर्वाह के लिए दिया जाने वाले भत्ते को जीवन निर्वाह भत्ता कहा जाता है। जीवन निर्वाह भत्ता क्यों दिया जाता है? जीवन निर्वाह भत्ता इसलिए दिया जाता है क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 21 में लिखा है कि यह सरकार की जवाबदारी है कि उसके प्रत्येक नागरिक को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाएगा। निलंबित कर्मचारी को कोई वेतन नहीं दिया जाता, लेकिन उसे जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। जीवन निर्वाह भत्ता औसत वेतन का आधा होगा या वेतन का आधा होगा और इसके अलावा महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। जीवन निर्वाह भत्ते की 3 माह के पश्चात समीक्षा की जाएगी और पहले 3 माह के दौरान प्राप्त भत्ते का 50% तक बढ़ाया जा सकता है या पहले 3 महीनों के दौरान प्राप्त भत्ते का 50% तक कम भी किया जा सकता है। हेडक्वार्टर ड्यूरिंग सस्पेंशन, सस्पेंशन के दौरान हेडक्वार्टर क्या होगा? शासकीय सेवक का मुख्यालय सामान्य रूप से कर्तव्य का अंतिम स्थान होना चाहिए। सस्पेंडेड एम्प्लॉय बिना पूर्व अनुमति के हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकता। सस्पेंशन ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कि निलंबित शासकीय सेवा का मुख्यालय क्या होगा। हालांकि जहां कोई निलंबित शासकीय कर्मचारी मुख्यालय परिवर्तन की मांग करता है तो ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है, यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि इस तरह की कार्रवाई से सरकार को यात्रा भत्ता या अन्य किसी भत्ते आदि का अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ेगा। सस्पेंडेड एम्प्लॉय के प्रमोशन के मामले में डीपीसी विचार करेगी। सस्पेंडेड एम्प्लॉय के सस्पेंशन की अनुशंसा एक सीलबंद लिफाफे में रखी जाएगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणाम के आधार पर सील कवर को खोला जाएगा। यदि किसी अधिकारी को विभागीय पदोन्नति समिति यानी कि डीपीसी की बैठक के बाद इससे पहले कि वह वास्तव में पदोन्नत होता निलंबित कर दिया जाता है तो समिति की अनुशंसा को सीलबंद लिफाफे में रखा गया माना जाएगा।
LTC ड्यूरिंग सस्पेंशन। सस्पेंडेड एम्प्लॉय को LTC का लाभ नहीं दिया जाएगा क्योंकि सस्पेंडेड एम्प्लॉय किसी भी तरह की लीव यानी कि अवकाश के लिए पात्र नहीं होता, लेकिन उसके परिवार के सदस्य को LTC का लाभ दिया जा सकता है। निलंबन में अवकाश। फंडामेंटल रूल 55 के अनुसार सस्पेंडेड एम्प्लॉय को किसी भी तरह का लीव अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। डिडक्शन ड्यूरिंग सस्पेंशन। कंपल्सरी डिडक्शन रहेंगे इनकम टैक्स, हाउस रेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट, CGHS कंट्रीब्यूशन, CGE GIS सब्सक्रिप्शन या कंट्रीब्यूशन। सस्पेंडेड एम्प्लॉय चाहे तो यह डिडक्शन करवा सकता है पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, कोऑपरेटिव स्टोर या सोसाइटीज को अमाउंट ड्यू रहेगा उसको, या रिफंड ऑफ GPF एडवांस। यह डिडक्शन कदाचित नहीं होंगे GPF सब्सक्रिप्शन, अमाउंट ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट्स, रिकवरी ऑफ लॉस टू गवर्नमेंट। फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशंस ड्यूरिंग सस्पेंशन। सस्पेंडेड एम्प्लॉय अन्यत्र नियुक्ति के लिए आवेदन, चाहे वह सीधी भर्ती द्वारा हो, प्रतिनियुक्ति पर हो या किसी अन्य पद के लिए हो, उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। किसी निलंबित शासकीय सेवक को प्रतिनियुक्ति, असमर्थता आदि के लिए विजिलेंस क्लियरेंस भी नहीं दी जानी चाहिए। वॉलेंटरी रिटायरमेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन। सस्पेंडेड एम्प्लॉय के वॉलेंटरी रिटायरमेंट के आवेदन पर अनुमति नहीं देनी चाहिए। 20 वर्ष की आहरकारी सेवा पूरी करने के बाद वॉलेंटरी रिटायरमेंट को स्वीकार किया जा सकता है यदि सेवानिवृत्ति की तारीख नोटिस के अनुसार उस तारीख से पहले हो जिस पर संबंधित शासकीय कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता था। लेकिन वॉलेंटरी रिटायरमेंट की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि शासकीय सेवक के विरुद्ध ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हो जिसमें मुख्य शास्ति जैसे कि पदच्युत होना, सेवा से बर्खास्तगी आदि का दंड दिया जा सकता हो, न्यायालय में अभियोजन चल रहा हो। यदि ऐसे मामलों में भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करने का प्रस्ताव हो तो ग्रुप A और B के शासकीय सेवकों के संबंध में प्रभारी मंत्री और ग्रुप C और ग्रुप D के शासकीय सेवकों के संबंध में विभाग प्रमुख की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। यहां तक कि यदि वॉलंटरी रिटायरमेंट की आवश्यकता होती है तो भी नोटिस देने वाले सरकारी कर्मचारी स्वीकृति को स्वीकार कर सकते हैं और सेवानिवृत्ति नोटिस के संदर्भ में प्रभावी होगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले एक आदेश जारी न करे। रेजिग्नेशन ड्यूरिंग सस्पेंशन। अनुशासनात्मक मामले की गंभीरता के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए कि क्या इस्तीफा स्वीकार करना सार्वजनिक हित में होगा। आमतौर पर चूंकि अधिकारियों को केवल गंभीर अपराध के मामलों में सस्पेंड किया जाता है, इसलिए सस्पेंशन के तहत किसी भी अधिकारी का इस्तीफा स्वीकार करना उचित नहीं होगा। रेजिग्नेशन को स्वीकार किया जा सकता है यदि कथित अपराध में नैतिक पतन शामिल नहीं है या जहां अधिकारी के खिलाफ सबूत विभागीय कार्रवाई का औचित्य साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। रेजिग्नेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि कथित अपराध में नैतिक पतन शामिल है और संबंधित शासकीय सेवक पर सेवा से बर्खास्तगी, पदच्युत की शास्ति लगने की संभावना हो। रिटायरमेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड। सस्पेंडेड एम्प्लॉय अनियंतम पेंशन का हकदार होगा जो कि उस दिनांक तक जिस पर उसे निलंबित किया गया था उस दिनांक की अहरकारी सेवा के आधार पर अधिकतम पेंशन के बराबर पेंशन देय होगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई के समापन तक ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाएगा सिवाय जहां कार्रवाई CCA रूल 1965 के रूल 16 के तहत हो। रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। निलंबन का आदेश किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है।
जिस प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया हो या वह प्राधिकारी जिसके अधीन निलंबन आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी हो। सस्पेंशन ऑर्डर 90 दिनों की अवधि के बाद मान्य नहीं होगा जब तक कि समीक्षा के बाद इसे आगे नहीं बढ़ाया जाता, 90 दिनों की समाप्ति से पहले एक और अवधि के लिए, बशर्ते कि सस्पेंशन की ऐसी कोई समीक्षा डीम्ड सस्पेंशन के मामले में आवश्यक नहीं होगी। इसके अलावा निलंबित समझा गया मामले में 90 दिनों की अवधि की गणना हिरासत से रिहाई के दिनांक या उस दिनांक से गिनी जाएगी जिस दिनांक को हिरासत से उसकी रिहाई हुई हो या उस दिनांक को जब उसके नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित किया गया हो, जो भी बाद में हो। कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स। यदि शासकीय सेवक दोषमुक्त किया गया है, जहां सक्षम प्राधिकारी का विचार है कि निलंबन पूरी तरह से अनुचित था, शासकीय कर्मचारी को पूर्ण वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा। यदि शासकीय सेवक की वजह से कार्रवाई में देरी हुई हो तो शासकीय सेवक को नोटिस दिया जाएगा और उसके प्रति उत्तर पर विचार करने के बाद यदि कोई हो तो भुगतान की जाने वाली राशि को कम भी किया जा सकता है। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोषमुक्त किया जाता है तो निलंबन की अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए सेवा अवधि के रूप में मान्य किया जाएगा। लघु शास्ति से दंडित किया गया हो तो जहां अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद केवल लघु शास्ति अधिरोपित की जाती है तो निलंबन को पूरी तरह से अनुचित माना जाएगा। दोषमुक्त या लघु शास्ति के अलावा अन्य कोई दंड शासकीय सेवक को दिए गए नोटिस के प्रति उत्तर यदि कोई हो का परीक्षण करने के उपरांत सक्षम प्राधिकारी भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण करेगा। दोषमुक्त या लघु शास्ति के अलावा अन्य कोई दंड दिया गया हो तो निलंबन की अवधि को कर्तव्य अवधि के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी विशेष रूप से कारणों सहित आदेश जारी नहीं करता। यदि शासकीय सेवक की इच्छा है तो निलंबन की अवधि को यथोचित अवकाश के रूप में स्वीकार कर परिवर्तित किया जा सकता है। स्थायी कर्मचारी के मामले में 5 वर्ष और अस्थायी कर्मचारी के मामले में 3 माह। जहां भी भुगतान हेतु मान्य राशि पूर्ण वेतन और भत्तों से कम है, वह पहले से भुगतान की गई जीवन निर्वाह भत्ते से कम न होगी। डेथ वाइल अंडर सस्पेंशन। जहां एक निलंबित शासकीय सेवक अनुशासनात्मक कार्रवाई या अदालती कार्रवाई समाप्त होने से पहले मृत हो जाता है तो निलंबित अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए कर्तव्य अवधि माना जाएगा और उसके परिवार को पूर्ण वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा। उस अवधि के लिए निर्वाह भत्ते के समायोजन के अधीन पहले से ही भुगतान किया गया हो तो उसे एडजस्ट किया जाएगा। सर्विंग ऑफ चार्जशीट। निलंबन आदेश में सामान्य रूप से निलंबन का कारण भी लिखा जाना चाहिए। जहां निलंबन शासकीय सेवक के अनुचित कार्रवाइयों के आधार पर किया गया हो, वहां अपचारी को 3 माह के भीतर आरोप पत्र दिया जाएगा। जहां 3 महीने के भीतर आरोप पत्र नहीं दिया गया है, वहां अपचारी शासकीय सेवक को निलंबन के दिनांक से 3 माह के तुरंत पश्चात निलंबन के कारणों को सूचित करना अनिवार्य होगा। अपील ऑफ सस्पेंशन। सीसीए रूल 1965 के रूल 23(1) के तहत सस्पेंशन के विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो इस वीडियो में हमने सस्पेंशन को समझा। यदि आपके कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन हो तो आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।